हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज गुड। सो माय डियर सर, आज डिस्कस करते हैं सेक्शन 194 जे के बारे में, जो कि टीडीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और कंपनी में रेगुलर्स में आप लोगों के पास इसके बिल आते रहते हैं और आपको ये पता होना चाहिए उसका टीडीएस किसका कटना है, किसका नहीं कटना है, और कटना है तो कितना परसेंट कटना है, कब उसका वैल्यू है वो एक्सीड कर जाएगी। तो सारी की सारी जो है, ये सारे के डाउट जो है आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आई एम वेरी श्योर कि आपको इसके बाद कोई और वीडियो जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप ये एबल होंगे कि आप किसका परसेंट का टीडीएस काटना। सबसे पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि भाई ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस किसके ऊपर है, कहां पे एप्लीकेबल होता है। एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स टू ए रेजिडेंट। अगर किसी भी पर्सन का आप जो है सेक्शन 194 जे के अंदर काट रहे हैं तो पर्सन, पहली बात तो वो रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट के बारे में मैंने आपको एक जो भी रेजिडेंट की वीडियो की कौन से पर्सन रेजिडेंट हो उसके बारे में एक और वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जो भी पर्सन जो है इतने मतलब 182 डेज अगर वो इंडिया में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडेंट। अगर मैं मेन बात करूं तो अगर आप उस पर्सन को पेमेंट करते हैं, वो जो परमानेंट इंडिया में रह रहा है वो तो रेजिडेंट हो ही गया। अगर हम बात करते हैं कि अब जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो सबसे पहली बात की है कि वो पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए। अगर हम किसी नॉन रेजिडेंट को पर्सन को बात कर रहे हैं तो हम लोग 195 के अंदर जो है उसका टीडीएस काटते हैं। वो सारे के सारे प्रोविजन अलग से हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंट की बात करते हैं। अगर हम रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो उसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं वो सारी बात हम लोग बात करते हैं। अब बात आती है एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 194 टू ए फ्रॉम ए रेजिडेंट पर्सन। अब जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो आपको टीडीएस काटना है रेजिडेंट पर्सन के। अब कौन कौन से केस में आप टीडीएस काटेंगे? सबसे पहले सर, आप कोई भी प्रोफेशनल जो पेमेंट कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी भी आप लॉयर को पेमेंट कर रहे हो, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप जो है फीस दे रहे हो, और किसी भी डॉक्टर को आप फीस दे रहे हो। अगर आप जो है इंडिविजुअल नहीं है तो उस कैटेगरी को भी, इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी इसके कैटेगरी में लाया गया है, तो मैं आगे बात करने वाला हूं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए, वो अगर कोई भी प्रोफेशनल फीस का एग्जांपल मैंने आपको बताया भी, अगर एडवोकेट को फीस कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर को फीस कर रहे हैं, कोई भी अगर आप प्रोफेशनल फीस जो पे कर रहे हैं तो उसमें आपको टीडीएस काटना जरूरी है। अब बात ये आती है कि भाई रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा। सर टीडीएस जनरली जो है इसका रेट टीडीएस 10% रहता है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपको 2% का टीडीएस आपको कहां काटना है। और आप ये देख पाएंगे कि भाई इसका जो हम लोग जनरली यही रहता है माइंड में कि प्रोफेशनल फीस का जो टीडीएस है वो 10% रहता है। अब मैं बात करता हूं कि 2% जो है कौन से केसेस में आपको टीडीएस काटना है। कोई भी अगर आप कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हो तो वो अकाउंटिंग अगर काम कर रहे हैं तो उस केस में आपने उसका 2% का टीडीएस काटना है। उसके बाद दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में कोई भी अगर आप पेमेंट्स जो है रॉयल्टीज की कर रहे हैं, सिनेमैटिक फिल्म के रिलेटेड आप किसी को काम कर रहे हो, तो आपने उसका जो टीडीएस है वो 2% से काट लेना है। और सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमैटिक और रॉयल्टी in the nature of consideration of sale, और 2% नॉट वीक इन प्रोफेशनल। हाँ, टेक्निकल के दो तीन चीजें हैं। आपको पहली चीज क्या है, कोई भी अगर आप पेमेंट कॉल सेंटर को कर रहे हो उस केस में आपको 2% करना है, ना कि आपको डिस्पाइट ये क्लियर है कि वो प्रोफेशनल जो है सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन नहीं सर, आपको उसको कॉल सेंटर को आपका सिर्फ 2% काटना है। और कोई भी टेक्निकल सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं, नॉट बीइंग ए प्रोफेशनल, अगर वो प्रोफेशनल सर्विस नहीं है, टेक्निकल नेचर की है, तो उस केस में आपको जो है 2% का टीडीएस काटना है, भले ही वो सेक्शन 194 जे है। तीसरा केस ये है, कोई भी अगर रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हो आप, वो सिनेमैटिक ग्राफिक का, फिल्म का, एग्जीबिशंस का, इस तरह का कोई आप पेमेंट्स कर रहे हो तो रॉयल्टी अगर इस तरह की कर रहे हो तो आपको जो है 2% का टीडीएस काटना है। अब क्वेश्चन आता है थ्रेशहोल्ड लिमिट का। सर क्या आप 10,000 का बिल आप पूरे साल में डालोगे तो उसको टीडीएस काट लोगे? नो सर, आपको टीडीएस तभी काटना है जब उस पर्सन का बिल जो है 30,000 से एक्सीड कर जाता है,
तो उस केस में आपने टीडीएस काट लेना है। अगर आपने फर्स्ट बिल आपका 25,000 का आता है तो आपने उसका टीडीएस नहीं काटना है, लेकिन अगर आपको दूसरा बिल आपका 30,000 से एक्सीड कर जाता है तो आपने उसका टीडीएस काट लेना है। और टीडीएस का रेट जनरली आपको 10% रहता है, लेकिन मैंने 3 केसेस बताए आपको, उसमें उसका आपने 2% जो है टीडीएस काटना। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। नंबर 1, if you are making the payments to the call center, and the second, if you are giving any payments to and for the consultancy service, in such a case you have to deduct 2%. The third case is any payment royalty by the way of tour sale considerations for cinematic exhibition, something like that. तो एक इस तरह की कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो है 2% काटना है। अब आती है बात नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। किसके ऊपर जो है टीडीएस की एप्लीकेबल नहीं होता है? अगर आप कोई भी इंडिविजुअल हो और एचयूएफ हो, अगर आप किसी कोई भी पेमेंट अगर आप जो है 50,000 की पेमेंट भी कर रहे हो तो आप टीडीएस नहीं काटोगे भाई, ठीक है। किसी भी आप प्रोफेशनल, क्योंकि यार हर किसी के पास टैन, क्योंकि टीडीएस तो तभी काट सकते हो ना जब आपके पास टैन होगा, लेकिन आपके पास टैन नहीं हो तो टीडीएस कैसे काटोगे? तो उस केस में क्या करना है आपको, आपने उसका टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो। कोई भी पेमेंट्स, अच्छा इसके साथ में आपको बता दो, अगर वो पर्सन प्रीवियस ईयर में उसकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स जो है 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो वो उसको टीडीएस काटना जरूरी हो जाता है। और सिमिलरली प्रोफेशनल फीस में अगर उसकी लास्ट ईयर की जो टर्म आई मीन सीट्स है, प्रोफेशनल फीस की जो सीट्स है 50 लाख से अब चली जाती है तो उस केस में टीडीएस काटना उसके लिए जरूरी है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो एचयूएफ है, तब भी इस केस में उसको टीडीएस काटना है। कंडीशन ये है कि भाई उसकी अगर पिछले साल में अगर वो टर्नओवर है, ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट उसकी जो है 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है बिजनेस इनकम में तो टीडीएस मैंडेटरी है। और प्रोफेशनल पर्सन है तो 50 लाख से ऊपर अगर उसकी जो है फीस जो है उसने कलेक्ट करी है तो उस केस में उसको टीडीएस काटना जरूरी है, भले ही वो एक इंडिविजुअल है। I hope the point is clear, but still you have any doubts, leave me your comments. I would like to thank you for your comments, and you will get the answer as soon as when I get time. उसके बाद बात ये आती है कि कोई भी पेमेंट अगर टीपीए के द्वारा जैसे हॉस्पिटल को की जाती है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना सर्कुलर निकलते हैं। जैसे कोई केस अटक गया, किसी पर्सन ने भाई कोर्ट में केस डाल दिया, भाई ऐसा है मेरा टीडीएस काट लिया गया, तो उस केस में जब वहां से जो डिसीजंस आते हैं तो उस केस में ये सारे के सारे जो है सर्कुलर एप्लीकेबल हो जाते हैं। कोई भी अगर टीपीए किसी हॉस्पिटल को पेमेंट करता है तो वो एक तरह की प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। उस केस में जो टीपीए जो हॉस्पिटल को पेमेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे, उस केस में उसको टीडीएस काटना मैंडेटरी है हॉस्पिटल्स का, और उसको ये गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कराना होता है। एज आई टोल्ड यू इन अदर केसेस, जैसे आपने 31 मई 2022 का टीडीएस जो है जो भी पूरे महीने में काटा गया है उसको आपने 7 जून से पहले पूरा डिपॉजिट करा देना है, तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं बचेगी। अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं तो सारे के सारे अदर प्रोविजन जो है इंटरेस्ट के जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। आपको पूरे मंथ का एक भी दिन अगर आप लेट करते हैं तो पूरे मंथ का जो है आप उसको टीडीएस देना पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट अमाउंट बहुत छोटा सा लगता है जब टीडीएस का अमाउंट बहुत छोटा होता है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा टीडीएस अमाउंट होता है तो उस केस में अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी बहुत ज्यादा जो है होता है। उस केस में आपको ये कंपनी का एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगता है, जिससे आपको बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये सारी की चीजें। तो मेरा ये कहना है कि भाई आपने ऐसे काम नहीं करने हैं, पूरा एक जो चार्ट बना के रखना है कि किस चीज की कौन सी डेट है, कब डिपॉजिट होना है, तो सारी की सारी कोई चीज आपके वहां से स्किप नहीं होगी। उसके कोई भी अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है किसी को राइट टू यूज करने के लिए देते हैं तो उस केस में एनी राइट देते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई यूज करने के लिए देते हैं, उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होता है। उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ये भी एक जो है डिसीजंस आए हुए हैं, ये सर्कुलर आए हुए हैं, उसी के बेस पे हम लोग ये शेयर कर रहे हैं कि भाई अगर कोई भी पर्सन आपको राइट टू यूज जो है दे रहा है
तो उस केस में आपको टीडीएस काटना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को अपने राइट टू यूज सॉफ्टवेयर के, तो उस केस में टीडीएस काटना जरूरी है। सेकंड केस में अगर वो पर्सन जो है उस सॉफ्टवेयर को परचेज एक्विजिशन, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो उस केस में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप उसको परचेज कर रहे हो, तो उस केस में जो है ये जो सॉफ्टवेयर का जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आप उसको पूरा का पूरा एज ए गुड्स जो है सेल कर रहे हो, तो उस केस में ये जो है प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद एक और चीज मैं आपको इसको बताना जरूरी समझता हूं कि अगर कोई भी पर्सन अगर प्रोफेशनल फीस भी दे रहा है, रॉयल्टी भी दे रहा है, कंसल्टेंसी, इन सारी के सारी जो है इन तीनों के लिए अलग अलग से लिमिट होगी, ना कि आपने क्लब करके लिखनी है। 30,000 आपकी प्रोफेशनल फीस के लिए होगी, 30,000 आपकी रॉयल्टी के लिए होगी, 30,000 आपकी टेक्निकल सर्विसेज की होगी। उसके बाद एक पॉइंट और है, अगर आप कोई भी कंपनी के डायरेक्टर्स को आप रेम्यूनरेशंस या फिर कमीशंस देते हो, तो उस केस में भी 194 सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और इसकी बस सबसे बड़ी खास चीज ये है कि उसके ऊपर जीरो भी अगर 1 रुपए का पेमेंट भी करते हो तो भी आप टीडीएस काटने के लिए हकदार हो। उसके लिए कोई भी लिमिट 30,000 की नहीं है। और अगर वो सेक्शन 194 के अंदर, सॉरी 192 के अंदर उस सैलरी के अंदर नहीं आता है, तो आपने कोई भी रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को दे रहे हो, तो आपने उसका टीडीएस काट लेना है विदाउट एनी इंफॉर्मेशंस, विदाउट एनी टेकिंग अप्रूवल, क्योंकि उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। मान लीजिए कंपनी का कोई भी उसने काम करवाया है, तो उस केस में कमीशन दे रहे हो भैया, उसको 194J का सेक्शन 194J का सेक्शन जो है एप्लीकेबल होता है, और 10% टीडीएस का एप्लीकेबल ही हो जाएगा उसके ऊपर भी।